एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग बाय तनीषा। माय नेम इज़ तनीषा एंड हम अपनी कर रहे हैं स्टेट की सीडीपी की सीरीज़। अभी तक हम सीडीपी का पूरा टॉपिक समझ चुके हैं। उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज कर चुके हैं उसके। अब हम इसके साथ साथ पियाजे का भी एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे पियाजे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेट इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? ठीक है। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, सेंसरी मोटर संवेदक गतिक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक। याद करें ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या था। अगर ये पेन है और मैंने ये पेन छुपा दिया तो बच्चे को याद रहेगा कि ये पेन कहाँ पर था, वो भूलेगा नहीं इसको। ठीक है। तो वो स्टेज के अंदर आपने मेरे को बताना है कि कौन सी स्टेज के अंदर ये आपकी अवस्था आती है। प्री ऑपरेशनल में आती है, सेंसरी में आती है, कॉन्क्रीट में आती है या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। याद आ गया होगा अभी तक। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो आपका है वो आपका किस में आता है? सेंसरी ऑपरेशनल के अंदर ही वो क्या, सेंसरी मोटर के अंदर ही वो क्या आ जाता है, आपकी ये स्टेज आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईगोसेंट्रिसिज्म अहंग केंद्रीयता इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेट। ये किस अवस्था की विशेषता है? अहंग केंद्रीयता आपको याद करना है। सेंसरी मोटर की, प्री ऑपरेशनल की, कॉन्क्रीट की या फॉर्मल ऑपरेशनल की? ईगोसेंट्रिसिज्म जब बच्चे को लगता है कि उसी की बात सही है, किसी और की बात सही नहीं है, जो उसको सही लग रहा है बस वही सही है और वो किसी की बात नहीं सुनता है उस केस में। ये आपकी आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, पूर्व संक्रियात्मक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट वाटर रिमेन्स द सेम इन डिफरेंट शेप्ड कंटेनर्स इज कॉल्ड। यह समझना कि अलग अलग आकार के बर्तनों में पानी समान रहता है, क्या कहलाता है ये? रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, सेंट्रेशन या क्लासिफिकेशन? प्रतिमूलन, संरक्षण, एकात्मकता या फिर वर्गीकरण? पानी अलग अलग कंटेनर्स के अंदर डाला हुआ, लेकिन अगर वो मतलब सेम ही रहता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंटेनर में डाल दिया हो। 10 ml का पानी लिया है, 10 ml पानी, चाहे लंबे ग्लास में हो, चाहे छोटे ग्लास में हो, चाहे टेढ़े ग्लास में हो, लेकिन वो पानी सेम ही रहेगा। ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये दर्शाता है किसको? कंजर्वेशन को, संरक्षण को। और ये कौन सी स्टेज में आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ पियाजेस थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व है? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। रिवॉर्ड पुरस्कार, कंडीशनिंग अनुबंधन, मैच्योरेशन परिपक्वता या फिर पनिशमेंट दंड? बताएं। थोड़ा याद करें, आपको आ जाएगा कि जो रिवॉर्ड है वो किसकी ने बताया रिवॉर्ड के बारे में। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात कौन करता है? स्किनर करता है। प्लस कंडीशनिंग की बात कौन करता है? स्किनर और पैवलो दोनों करते हैं। लेकिन जो मैच्योरेशन है उसकी बात कौन करता है? आपका पियाजे करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग सिम्बॉलिक लैंग्वेज। बच्चा प्रति एट वट स्टेज डज अ चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग सिम्बॉलिक लैंग्वेज। बच्चा प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किस अवस्था में शुरू करता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल? सिम्बॉलिक का मतलब नंबर्स के बारे में हो गया, अल्फ़ाबेट्स के बारे में हो गया, सिम्बल्स के बारे में हो गया। सिम्बल्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, शेप में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट में हो सकते हैं, ABCD के अंदर आपका 1 2 3 हो सकता है, आपका क ख ग हो सकता है। ये कौन सी एज में आके बच्चा सीखता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेंसरी मोटर का 2 साल तक का बच्चा ये सब चीज़ें सीख सकता है। सेंसरी मोटर कब से कब तक होता है? 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज तक होता है। ठीक है। क्या इसमें सीख सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आता तो है पर क्या इसी में सीखता है? नहीं। स्टार्ट कहाँ से हो जाता है आपका? प्री ऑपरेशनल से स्टार्ट हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक से। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंसेप्ट रेफर टू द एबिलिटी टू रिवर्स एन एक्शन मेंटली।
रिवर्स करना है किसी भी एक्शन को। किसी क्रिया को मानसिक रूप से पलटने की क्षमता को क्या कहा जाता है? संरक्षण, कंजर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, प्रतिमूलन, रिवर्सिबिलिटी, संतुलन, इक्विलिब्रियम। रिवर्स करना है, इसी में दिख रहा है। रिवर्स किस में आ रहा है? रिवर्सिबिलिटी के अंदर आ रहा है, प्रतिमूलन में। अब यहाँ पे ये एक चीज़ देखें, अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट होगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप लोगों को रिवर्स का रिवर्सिबिलिटी का मतलब नहीं पता है, पर आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने तो देख लिया पलटना। अब पलटने के बाद आपने देख लिए ये वाले ऑप्शंस, क्या आपको प्रतिमूलन से समझ में आएगा? अगर नहीं इनकेस याद रहा तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया किस में? इंग्लिश के अंदर, तो रिवर्स से आपको रिवर्सिबिलिटी क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन पियाजे के विकास चरणों का हिस्सा नहीं है? सेंसरी मोटर, संवेदक गतिक, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, मिडल चाइल्डहुड मध्य बचपन, फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सेंसरी भी होता है, प्री भी होता है, फॉर्मल भी होता है, मिडल चाइल्डहुड नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिडल चाइल्डहुड। इसकी जगह क्या होता है बताएं? कॉन्क्रीट संक्रियात्मक होता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। पियाजेस थ्योरी एम्फसाइजेस, पियाजे की थ्योरी क्या एम्फसाइज करती है? पियाजे का सिद्धांत किस पर बल देता है? रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की भूमिका, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, अनुकरण के द्वारा सीखना, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान के विकासात्मक चरण, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। बताओ। ये तो बताना ही है कि इसका आंसर क्या करेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि जो ए, बी और डी ऑप्शंस हैं वो किस किस साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है? इमिटेशन की बात कौन करता है? कॉग्निशन की बात कौन करता है? और लैंग्वेज की बात कौन करता है? देखो, हमें ये तो पता है कि जो पियाजे है वो किसकी बात करता है? आपकी कॉग्निशन की बात करता है, संज्ञान की बात करता है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो गया ये। रीइंफोर्समेंट की बात किसने करी है? रीइंफोर्समेंट की बात करी है किसने? स्किनर ने। ठीक है, और आपकी इमिटेशन की बात किसने करी है? एल्बर्ट बेंड्यूरा। एक सेकेंड, बेंड्यूरा इधर चला गया क्या? ठीक है, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। और लैंग्वेज की बात किसने की है? नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, किसने करी है लैंग्वेज की बात? नॉम चॉम्स्की। और ये किसने करी है? एल्बर्ट बेंड्यूरा। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस? सीक्वेंस में लगाना है अब सारे ऑब्जेक्ट्स को। वह कौन सी संकल्पना है जो किसी बच्चे की वस्तुओं को अनुक्रम में रखने की क्षमता को दर्शाता है? ठीक है, अनुक्रम में रखना है। सेरिएशन, क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, रिवर्सिबिलिटी, प्रतिमूलन, इक्विलिब्रियम, संतुलन। आपने क्या करना है? सीक्वेंस में अरेंज करना है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो। ठीक है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। सीक्वेंस दे दिया है यहाँ पे। सीक्वेंस की जगह आपका क्या आ सकता है? यहाँ पे सीरीज़ भी लिखा आ सकता है। ठीक है, यहीं पे आपको क्या मिल सकता है लिखा हुआ? सीरीज़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिएशन। अब देखो, जैसे उस क्वेश्चन के अंदर रिवर्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन के अंदर प्रतिमूलन नहीं समझ में आया था, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम सीक्वेंस में अटक गए तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? सीक्वेंस में आप सेरिएशन और क्लासिफिकेशन में क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे जब आपने देखा अनुक्रम, क्रम में लगाना, क्रमबद्धता, यहाँ पे आपको किसने हेल्प कर दिया? हिंदी ने हेल्प कर दिया। कहने का मतलब ये, अगर किसी भी क्वेश्चन में अटको तो अपना लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे मत अड़ाना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों क्वेश्चंस में एक बार झलक जरूर मार लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आपको इंग्लिश में समझ में आ रही हो वही चीज़ हिंदी में भी आ रही हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट विच स्टेज डज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एमर्ज? अमूर्त सोच किस अवस्था में उभरती है? अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सेंसरी, संवेदक,
प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट मूर्त संक्रियात्मक, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अमूर्त सोच है, ठीक है। मूर्त में तो होएगी, मूर्त में तो होगी ही नहीं, ठीक है। मूर्त में नहीं होगी तो उसके बाद वाली स्टेज के अंदर ही होगी। बाद वाली स्टेज कौन सी है बेटा आपकी? फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर आपकी क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वैसे तो देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होती है। अगर वो फुल्ली डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो आती है फॉर्मल आपकी ऑपरेशनल के अंदर। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एसिमिलेशन? निम्नलिखित में से कौन समावेशन को सबसे अच्छे परिभाषित करता है? एसिमिलेशन याद करें क्या था, ठीक है। ऑल्टरिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, मौजूद योजना को बदलना, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, नई जानकारी को मौजूदा योजना में समायोजित करना, क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा, नई योजना बनाना, फॉरगेटिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन, पुरानी जानकारी भूल जाना। बहुत ईजी है। नीचे से देखते हैं, देखो फॉरगेटिंग एंड ऑल इन्फॉर्मेशन ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एलिमिनेशन ट्रिक लगाते हैं इसके अंदर। क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा, जब स्कीमा ही न्यू बना दिया है तो वो तो स्कीमा ही हुआ ना एक तरीके का, ठीक है। अगर आप कोई पिक्चर ही नहीं सोच रहे हो, स्कीमा का मतलब क्या था? कोई भी न्यू पिक्चर आपके दिमाग में जो एक मेंटल फ्रेमवर्क बन के आता है, एक पिक्चर बन के आते हैं, जब भी आप कुछ सोचते हो उसको आप स्कीमा कहते हो, है ना। तो वही जो स्कीमा है अगर उसी को आपने चेंज कर दिया तो वो तो एक नया स्कीमा बन गया, उस वो तो एसिमुलेट हुआ ही नहीं। और एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई भी जो पिक्चर आपके दिमाग में है ऑलरेडी, उसके अंदर कुछ नई इन्फॉर्मेशन को क्या करना? ऐड करना। याद करो, यहीं से मैंने बताया था आपको एसिमुलेशन का डबल एस अगर आप हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? डबल डी बन जाएगा, ठीक है, एडिशन करना। ऑल्टरिंग का मतलब होता है बेटा चेंजेस लाना। ऑल्टर का मतलब ही होता है चेंज करना, बदलना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बदलना। और बदलना किसके अंदर होता है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है चेंज तो हम करते हैं अकोमोडेशन के अंदर, ठीक है। किसके अंदर चेंज करते हैं हम? अकोमोडेशन के अंदर। उसके अंदर हम बदलते हैं, उसके अंदर हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्योंकि ऑल्टरिंग का मतलब ही क्या होता है? चेंज करना। और हम इन्फॉर्मेशन में अगर चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसके अंदर अकोमोडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंट्रेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेज? एकात्मकता किस अवस्था में देखी जाती है? सेंट्रेशन का पहले तो मतलब याद कर लेंगे क्या था, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी अवस्था के अंदर ये आती है। सेंट्रेशन या एकात्मकता का क्या मतलब था? चलिए मैं बता देती हूँ कि कोई भी एक बच्चा है वो एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोच रहा है। कोई उसके आगे एक सिचुएशन आई है या कोई चीज़ है, उस केस के अंदर वो सिर्फ एक ही तरीके से सोच रहा है, उसके दूसरे पहलुओं को वो देख ही नहीं रहा है, ठीक है, उनको वो नज़रअंदाज कर रहा है। तो जब कोई भी बच्चा एक ही पहलू को देखने या समझने की क्षमता रखता है तो वो कौन सी उम्र में होता है या कौन सी स्टेज में होता है? अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं आती है, स्टेजेस नहीं याद आ रही है फॉर एग्जांपल, तो उम्र याद कर लो, है ना। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसने कोई छोटा बच्चा अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा अपने आसपास। भाई बहन देखे होंगे या कोई और देखा होगा, गली में बच्चा देखा होगा, कोई भी देखा होगा, तो आपको इतना तो याद ही होगा या इतना तो आप समझ ही जाओगे कि कौन सी एज के अंदर बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट सोचता है। सेंसरी मोटर आपकी कौन से कौन सी एज है? 0 to 2 है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल कहाँ से कहाँ तक है? 2 to 7 है, या 3 to 6 या 3 to 7 है। कॉन्क्रीट कहाँ से कहाँ तक है? 7 to 11 है, ठीक है। और फॉर्मल कहाँ से कहाँ तक है? आपकी 11+ या 12+, मतलब जो टीनेज है। बताएं। इस एज में क्या बच्चे को कुछ समझ में आता है? कोई भी पहलू समझ में आता है? नहीं आता, ठीक है, पहले काट देते हैं। इस एज में तो बच्चा अलग अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है। अब आपके पास बच गया 2। अब 2 से 7 के बीच में आता है उसको समझ में, या 7 से 11 के बीच में आता है, ये आपने बताना है।
जब बच्चा एक ही पहलू के बारे में सोचता है वो आपका आता है बेटा प्री ऑपरेशनल के अंदर। किसके अंदर आता है? प्री ऑपरेशनल में। इसके अंदर भी बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, थोड़ा बहुत अलग तरीके से वो सोचना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। सेंट्रेशन के साथ ही आपका ईगो सेंट्रिसिज्म आता है। याद करें, एक ही तरीके से सोचना, अपनी बात को सही मानना। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पियाजेन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स हाउ चिल्ड्रन बैलेंस न्यू एक्सपीरियंसेस विद एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग। कौन सी पियाजे की अवधारणा बताती है कि बच्चे नई जानकारी और मौजूदा समझ के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? अब क्या बनाना है उन्होंने? बैलेंस क्रिएट करना है, संतुलन क्रिएट करना है। इन्हीं वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है। कंजर्वेशन संरक्षण, एकोमोडेशन समायोजन, इक्विलिब्रियम संतुलन प्रक्रिया, या फिर स्कीमा योजना। देख के ही पता लग गया, यहीं लिखा गया संतुलन प्रक्रिया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक्विलिब्रियम। याद करो, इसके अंदर हम लोग बैलेंस बनाते हैं। किसके बीच में बैलेंस बनाते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इक्विलिब्रियम जो है वो किसके बीच का बैलेंस है? पियाजे कंसीडर्ड चिल्ड्रन एज, पियाजे ने बच्चों को कैसे देखा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैसिव लर्नर्स, इमिटेटर्स, एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, या फिर डिपेंडेंट लर्नर्स। निष्क्रिय सीखने वाले, अनुकरण करने वाले, ज्ञान के सक्रिय निर्माता, आश्रित शिक्षार्थी। क्या बच्चे किसी पे डिपेंडेंट होते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग, या फिर वो खुद का ही ज्ञान अर्जित करते हैं, समझते हैं, उसको सक्रिय करते हैं? इमिटेटर्स होते हैं, कॉपी करते हैं किसी चीज़ को, या फिर आपके पैसिव लर्नर्स होते हैं, निष्क्रिय सीखने वाले होते हैं? बताएं। अकॉर्डिंग टू पियाजे होते तो बच्चे इनमें से सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इनके क्या हैं, व्यूज़ हैं। हमने पियाजे के हिसाब से बताना है। देखिए, पियाजे बात किसके बारे में करता है? पियाजे बात करता है कॉग्निशन के बारे में, संज्ञान के बारे में। अगर आप किसी भी मेंटल चीज़ के बारे में बात करें, अपने दिमाग के बारे में बात करें, तो वहाँ पे पैसिव लर्नर्स का तो कोई मतलब ही नहीं आया है कि नहीं? ना ही इमिटेटर्स आया, क्या कॉपी कर लोगे, और ना ही क्या आया, डिपेंडेंट आया। अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, प्लस बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे, क्योंकि वो अपनी नॉलेज को खुद बनाते हैं, उनके हिसाब से ही वो हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। उसके बाद हम लोग हैं जो उनके ऊपर थोपते हैं चीज़ों को, बट बच्चे अपने आप ही चीज़ों को समझते हैं और अपने आप ही उस चीज़ को सोचते हैं, इसलिए वो क्रिएटिव होते हैं अपनी छोटी एजेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे लॉजिकल थिंकिंग इज कॉन्क्रीट according to Piaget, logical thinking in concrete situations appears in which stage? कॉन्क्रीट सिचुएशंस के अंदर आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कौन सी स्टेज में अपीयर होती है? पियाजे के अनुसार ठोस स्थितियों में तार्किक सोच किस अवस्था में विकसित होती है? क्वेश्चन के हिसाब से कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेजर ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लॉजिकल थिंकिंग कौन सी स्टेज के अंदर आती है वो ये पूछ रहा है। वैसे तो देखो, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो कौन सी स्टेज में आती है, लेकिन उन्होंने पूछा कॉन्क्रीट सिचुएशंस के अंदर लॉजिकल थिंकिंग। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि जो लॉजिकल थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी किससे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज से। लेकिन क्या होता है उसके साथ साथ जो आपका लॉजिकल थिंकिंग जो फुली डेवलप्ड होती है वो किस में होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल में फुली क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। पर अब उन्होंने ये पूछा कि कॉन्क्रीट सिचुएशंस के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कौन सी स्टेज में आएगी? वो ऑब्वियस सी बात है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगी, ना कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगी। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस सीरीज़ को 2 पार्ट में करेंगे। अभी 15 क्वेश्चंस आई गेस मोर देन इनफ है। उसके बाद बचे हुए जो 15 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।